बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, साबिक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साबिक सेक्रेटरी आज़म खान ने कैसे ट्रायल कोर्ट के अंदर अपने बयान में ट्विस्ट लाकर कैसे उन्होंने गोली खेलकर इमरान खान के लिए आसानी पैदा कर चुके हैं और कैसे वो फौजदारी मुकदमात के शिकों 161 और 164 के तहत उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे, उससे कैसे पतली गली से निकलने की कोशिश की है और इससे इमरान खान के लिए कितनी आसानी पैदा हो सकती है। एक तो आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ-साथ ये भी बताएँगे कि मुस्लिम लीग नून को एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे कौमी असेंबली की कितनी नशस्तों से महरूम रखा है और कैसे उन्होंने एक कमज़ोर हुकूमत देने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि किन-किन नशस्तों से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने हिस्सा नहीं लेना है कौमी असेंबली के, ये आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे चुके थे। उस पर आज एहसान इकबाल जो हैं कूद पड़े हैं और एहसान इकबाल ने क्या कहा है, कैसे उन्होंने बिलावल को चैलेंज कर चुके हैं और कैसे हतकामेस अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, ये भी बताएँगे। उसके साथ-साथ आज एहसान इकबाल के बेटे के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है। किसने किया है, क्या वजह बनी है, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, साइफर केस से भला कौन वाकिफ नहीं है? ये वही साइफर है जो इमरान खान मुख्तलिफ जलसों में लहरा कर दिखाते थे कि ये वो साइफर आया है जिसके तहत पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी को सलफ करके मेरी हुकूमत का खात्मा किया जा चुका है। और उसके बाद इमरान खान ने शोर बजाना शुरू किया कि वो साइफर मुझसे गुम हो चुका है। और फिर साइफर केस ऐसा बना कि उस साइफर केस में जितनी भी समातें हो चुकी हैं, वो समातें सब बड़े खामोशी के साथ उसको सीक्रेट रखा गया और उसमें सहाफ़ियों को भी बाकायदा कवर करने की परमिशन नहीं मिली। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब तक जो है, ये डिमांड कर रही है कि बाकायदा इस समाअत को ओपन रखा जाए ताकि पता चले कि कौन मुजरिम है और कौन किसको फँसाना चाह रहा है और कैसे पाकिस्तान की आज़ादी को सल्ब करने की अमेरिका और दीगर कुव्वतों ने कोशिश की है। ये तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से डिमांड सामने आ चुका है। नाज़रीन, जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के साबिक सेक्रेटरी आज़म खान ने अपना ट्रायल कोर्ट में एक नया उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और उन्होंने जो फौजदारी मुकदमात के 161 और 164 के तहत जो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे, वो तेलखा खेस किस्म का बयान था। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे अभी कि उस वक़्त उन्होंने क्या अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे, उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल थी, वो भी बताएँगे और अभी क्या किया है, ये भी बताएँगे। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि आज़म खान ने जो फौजदारी मुकदमात के तहत जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा चुका था मुकदमात में, वो बड़े तेलखा-खेस किस्म के उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगा चुके थे और उससे इमरान खान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ चुका था। लेकिन अब जो है आज़म खान ने इस पे गुगली खेली है। गुगली ये खेली है कि आज़म खान ने जो ट्रायल कोर्ट के अंदर साइफ़र की गुमशुदगी का तो ज़िक्र वो कर चुके हैं, ट्रायल कोर्ट के अंदर जो उसका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें उन्होंने साइफ़र की गुमशुदगी का उन्होंने तज़किरा किया है और उन्होंने ये कहा है कि उस वक़्त साइफ़र जो था वज़ारत ख़ारिजा से बाकायदा उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी के थ्रू जो है वज़ीर आज़म यानी उस वक़्त के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ जो है साइफ़र भेजा गया था और वो साइफ़र वज़ारत ख़ारिजा से बाकायदा शाह महमूद कुरैशी के थ्रू ये साइफ़र जो हैं उन्होंने कहा है कि आज़म खान ने वो मुझे मिला था और मैंने वो साइफ़र को बाकायदा उस वक़्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को मैंने पहुँचा दिया था और कहा कि उसके बाद इमरान खान ने कहा कि वो साइफ़र मुझसे गुम हो चुका है और इमरान खान ने भी कहा कि बिल्कुल वो साइफ़र मुझसे गुम हो चुका है, तो मेरे पास अभी वो साइफ़र मौजूद नहीं है। साफ़ इनकार कर चुके हैं इमरान खान कि मेरे पास वो साइफ़र नहीं है, मुझसे गुम हो चुका है। उसके बाद जो है ये भी आज़म खान ने कहा है कि जो साइफ़र जो जलसों में कागज़ जो लहरा रहे थे इमरान खान की ये साइफ़र है, कहा कि वो साइफ़र नहीं थे बल्कि कागज़ था जो वो
साइफर के तौर पर लहरा रहे थे। ये उनका बाकायदा स्टेटमेंट है। अच्छा, उसने आज के इसमें कहीं भी जो ट्रायल कोर्ट की जुमारात को उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, यानी आज़म खान ने, उसमें कहीं भी उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया है कि इमरान खान ने अपने सियासी फ़वाइद के लिए या फ़ौजी कमान को निशाना बनाने के लिए इस खुफिया दस्तावेज़ात का इस्तेमाल किया है। ये कहीं भी उन्होंने इसका ज़िक्र वो नहीं कर चुके हैं। तो इस हवाले से इमरान खान से सहाफ़ियों से जब पूछा कि आज़म खान के बयान के हवाले से, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि आज़म खान ने जो कहा है, सच कहा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि इमरान खान साहब या खुद नहीं समझे हैं या फिर वो सहाफ़ियों को एक चकमा दे चुके हैं। ये समझ में सहाफ़ियों को भी नहीं आया है और खुद इमरान खान साहब भी इस वक़्त कन्फ्यूज़ हैं या क्या हैं, ये समझ में मुझे खुद भी नहीं आया कि एक तरफ जो है आज़म खान का वो पुराना बयान है, जो फ़ौजदारी मुकदमात के तहत उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और आज का एक ये बयान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने कहा है कि बिल्कुल साइफर उनके पास गया था और वो गुम भी हो चुका है, इमरान खान ने कहा। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये ज़िक्र नहीं किया है कि खुफिया जो दस्तावेज़ात थे, यानी साइफर का इस्तेमाल इमरान खान ने फ़ौजी कमांड को नुकसान पहुँचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए या अपने सियासी मफादात के लिए जो हैं, इस खुफिया दस्तावेज़ात का इस्तेमाल किया। ये कहीं भी उन्होंने जो ज़िक्र है, वो नहीं किया है। अब ज़रा आप लोगों को बताते चलें कि खैर आज़म खान ने जो फ़ौजदारी मुकदमा के तहत जो बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एक तो वो बयान बड़ा अहम है, वो बयान वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। लेकिन अगर वो बयान ना दे दें, अपनी राय का वो इज़हार भी कर लें, वैसे एक राय कायम भी कर लें, वो ख़याली तौर पर बातें करें, बेशक वो अपनी जगह में है, लेकिन इनके बयान से भी ज़्यादा 2 अहम शख्सियत और हैं, जिनका बयान रिकॉर्ड होने वाला है और वो ट्रायल कोर्ट में उनका बयान रिकॉर्ड होने वाला है, वो बड़ा अहम होगा। एक तो नाज़रीन असद मजीद हैं, ये वही सफ़ीर हैं जो उस वक़्त अमेरिका में थे, इमरान खान के दौर हुकूमत में, और अमेरिका में ये सफ़ीर थे, और असद मजीद का अभी बयान जो है वो रिकॉर्ड होने वाला है। ये वही असद मजीद है जिन्होंने कहा था कि मेरे पास एक साइफ़र पहुँच चुका है और उसमें इमरान खान और पाकिस्तान को बाकायदा थ्रेट मिल चुकी है। तो अब इसका ये बयान रिकॉर्ड होने वाला है। इसका जो बयान होगा वो बड़ा अहम होगा। एक तो ये अहम स्टेटमेंट होगी। उसके साथ सुहेल खान जो सेक्रेटरी ख़ारिजा थे, उनका भी अभी बयान जो है वो रिकॉर्ड होने वाला है ट्रायल कोर्ट में। तो अब इसका जो बयान होगा ये भी बड़ा अहम होने वाला है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, जो आज़म खान ने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे, उन्होंने जो फ़ौजदारी मुकदमात के कवानीन की शेक 161 और 164 के तहत जो रिकॉर्ड किया गया, उसका पहला वाला बयान था, उसमें इस्तिगासा के मुकदमात का हिस्सा था और अदालत में पेश किया गया था। उसका तज़किरा उन्होंने अदालत में इस्तिगासा के गवाह के तौर पर नहीं किया है, आज कहीं भी ज़िक्र नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने कहा था उस वक़्त, मेरा ख़्याल है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी फ़ौज के आला कमान यानी अफसरों को टारगेट करके इन्हें दबाव में लाने के लिए मनसूबबंदी की, ताकि वो इन्हें अदम एतमाद के वोट से बचाकर इन्हें सियासी फ़ायदे पहुँचाने के लिए आगे आए। ये उस वक़्त ये बयान वो रिकॉर्ड करवा चुके थे। आगे ज़रा सुनिए। आगे वो लिखते हैं, उस वक़्त अपने बयान में वो कह चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी की साइफ़र से मुतल्लिक गैर आइनी रूलिंग की हिदायत भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दी थी। दरहकीकत इमरान खान ने साइफर की साजिश में हर जगह और हर सतह पर अपने सियासी और रियासती मुखालिफ महरिकात के लिए इस्तेमाल की है। नतीजतन इमरान खान ने साइफर की दस्तावेज़ात जो हैं 27 मार्च 2022 के इस्लामाबाद के जलसे में लहराई, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि वो गुम हो गया है। एक क्लासिकी खुफिया दस्तावेज़ात का ये इस्तेमाल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए किया था और ये अवामी ओहदे के लिए उनकी जानिब से एतमाद की खिलाफ वर्जी थी, जो कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के मुकदमात या पाकिस्तान के लिए कंप्रोमाइज़िंग की हालत में ले आया। मेरे ख़्याल में इस किस्म के इक़दामात के ज़रिए इमरान खान ने फ़ौज की सफ़ों के दिमागों में अपनी आला कमान पर शक के बीज बोए और ये कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साइफर की साजिश को सियासी सरमाया बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये ख़याल किए बगैर कि रियासती इदारों की हुर्मत का क्या होगा, और उन्होंने अपने हामियों को रियासत मुखालिफ एजेंडे के लिए और सियासी मुफादात के लिए चार्ज कर दिया। ये वो हिस्सा है जो आज़म खान ने पहले बयान में किया था और ट्रायल के मुकदमे में इनके बयान में शामिल नहीं था। ये उस वक़्त उन्होंने सब कुछ किया था। ये वो बयानात वो उस वक़्त रिकॉर्ड करवा चुके थे और उसमें बड़ा तहलका मच चुका था उस वक़्त। लेकिन बाद में अभी जो ट्रायल कोर्ट के अंदर उन्होंने जो बयान दिया है, उसमें ये तमाम चीज़ें उन्होंने
ایڈ ہی نہیں کی, یعنی انہوں نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ عمران خان نے اس خفیہ دستاویزات کا انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, کہیں بھی وہ ذکر نہیں کر چکے ہیں. اب ذرا بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی جانب ناظرین, کہ کیسے اس وقت مسلم لیگ نون کی جانب سے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی فہرست باقاعدہ جاری کی گئی ہے, اور اس میں سے 51 نشستوں پر کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے. اب اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون نے 51 نشستوں پر اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو ٹکٹ نہیں دیا ہے. اچھا آگے ذرا سنیں, اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں, اپنے تجزیہ بھی پیش کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کے لیے اپنے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی فہرست باقاعدہ جاری کر دی ہے, اور مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی کی 212 نشستوں پر الیکشن لڑیں گے, اور نون لیگ کے قائد نون لیگ نواز شریف NA-15 منصیرہ اور NA-130 لاہور سے الیکشن میں حصہ لیں گے, جبکہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف NA-123 اور 132 سے الیکشن میں حصہ لینے والے ہیں, اور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز 119 لاہور, جبکہ حمزہ شہباز NA-118 لاہور سے الیکشن میں حصہ لیں گے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی 51 نشستوں میں کوئی نون لیگی امیدوار حصہ نہیں لے رہا ہے. ذرا آگے سنیے. اچھا کون کون سی 51 نشستیں ہیں؟ نمبر 1 NA-4 NA-19 NA-20 21 22 44 45 اور 48 پر کوئی بھی نون لیگی امیدوار نہیں. NA-54 64 88 92 117 128 143 149 پر بھی کوئی نون لیگ کے امیدوار نہیں, جبکہ NA-165 185 NA-190 اور NA-204 تک کے حلقوں میں بھی نون لیگ کے کوئی امیدوار کھڑے نہیں کیے جا چکے ہیں. NA-206 210 تک کسی حلقے میں کوئی نون لیگ کا امیدوار انتخاب میں حصہ نہیں لے رہا ہے. NA-212 214 215 217 218 پر بھی نون لیگ کے کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا, جبکہ NA-222 223 224 228 239 245 264 266 پر بھی کوئی امیدوار مسلم لیگ نونی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا ہے. یہ وہ نشستیں ہیں جہاں سے مسلم لیگ نون کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. اب ان تمام نشستوں پر ظاہر ہے جو دیگر نشستیں ہیں, دیگر جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بندے ہیں وہ یہاں سے حصہ لیں گے, اور یقیناً اسمبلی کے اندر ان کی بھی پوزیشن مضبوط ہوگی. تو آنے والے دنوں میں جب حکومت بنے گی تو وہ ایک کمزور حکومت بنے گی, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی بندے ہوں گے, جب چاہیں جب بھی وزیر اعظم اس وقت کے جو بھی ہوں گے وہ تھوڑا کچھ استادی دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایک ہی جھٹکے میں اس کا تخت دھڑم کیا جائے گا. یہ باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک خبر یہ تھی, کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو کھلا چیلنج دیا تھا کہ وہ آئیں اور معاشی پلان کے اوپر میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس پر بات کروں گا, میں چیلنج دیتا ہوں. یہ ان کا چیلنج وہ دے چکے تھے, جس پر مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو نون لیگ کے قائد نواز شریف کو دیے گئے مناظرے کے چیلنج کا وہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خود انہیں میں چیلنج دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلاول لاڑکانہ کا میرے ناروال سے موازنہ کر لیں, اگر ناروال بہتر ہوا تو آپ سیاست چھوڑ دیں, اگر لاڑکانہ ناروال سے بہتر ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب ذرا آگے سنیے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا یہ لیول نہیں ہے کہ انڈر ٹریننگ سے مکالمہ کریں. بلاول بھٹو زرداری انڈر 19 کا کھلاڑی ہے. بلاول کے والد کہتے ہیں کہ ابھی ان کی تربیت ہو رہی ہے اور وہ نیٹ پریکٹس کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ باقاعدہ آصف علی زرداری نے خود کہا تھا, اور بلاول بھٹو زرداری آج کل پنجاب کے اندر ہیں, اور وہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا احسن اقبال کے بیٹے کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور ناروال میں مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے, اور واقعے میں وہ بالکل محفوظ ہے. چلے خدا کا شکر, کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, وہ محفوظ ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ جو ہیں وہ جمعے کی شب کو یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور احمد اقبال انتخابی مہم کے لیے وہ ظفروال کے علاقے دم تھل کے ایریا پر وہ جا چکے تھے جہاں فائرنگ ہوئی ان پر, لیکن وہ محفوظ رہے. پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں, اور جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. یہ تھی وہ بڑی اپڈیٹس جس کی تفصیلات ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے. ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.